वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछला लेक्चर एंड किया था। जस्ट टू रिमाइंड यू, पिछली दफ़ा हमने ये स्टडी करना शुरू कर दिया था कि एक हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन किस तरह कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो है टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। और टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स जो है इज़ गवर्नड बाय द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स हमें देता है। तो हम जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे थे वो स्पिन हाफ सिस्टम था, या समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं या एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से देयर इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल जो है देयर इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट। मैं रेड से कर देता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। और जो एनर्जी है हैमिल्टोनियन, क्योंकि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो वो is given by this expression and gives you the Hamiltonian. अब ये कोई क्लासिकल मैग्नेटिक डाइपोल भी हो सकता है। इस वक्त हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्लासिकल अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी हो तो वो भी जब कपल करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसकी एनर्जी इस एक्सप्रेशन से दी जा सकती है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन what you would have is essentially this result, where you put in g is equal to 2 and the charge की जगह आपने माइनस द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डाल दिया, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हैमिल्टोनियन की ये फॉर्म बन जाती है। अब अगर हम ये स्पेसिफाई कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड की ख़ास डायरेक्शन है तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो विल यूटिलाइज दैट फर्स्ट। इस हम पहले समझने के लिए यही करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, उसका मैग्नीट्यूड बी नॉट है और वो पॉइंट कर रहा है जी डायरेक्शन में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है एस डॉट बी, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोपोर्शनल टू एस जी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इस ये जो क्वांटिटी साथ आ रही है, it has the dimensions of frequency, और हम इसको जो है ओमेगा नॉट कह लेते हैं। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। तो आपका बेसिक हैमिल्टोनियन अब ये बन गया। अब इसको अगर हमने, आप समझ लें अभी इस स्टेज के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं, मगर हम इस तरह सोचते हैं जैसे कि ये एक क्लासिकल सिस्टम है, क्लासिकल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, तो वहाँ पे एल जी वाला कंपोनेंट नज़र आ जाता है एस जी की बजाय, तो वो बिल्कुल क्लासिकल होता है। स्पिन क्योंकि इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्लासिकल उस तरह तो नहीं कह सकते, मगर वो समझने के लिए ये आप सोच सकते हैं क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी से आप स्टार्ट करें। जो भी क्लासिकल आपका सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट की जाती है, उससे आप स्टार्ट लेते हैं। और फिर अगर आपने इसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्रेस करना है, क्वांटम मैकेनिकली, तो आप क्या करते हैं कि जो बीच में ऑब्जर्वेबल्स आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हम ऑपरेटर्स, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स से रिप्लेस कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम उनको ऑपरेटर्स के तौर पे ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन जो है इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ एन ऑब्जर्वेबल, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ऑपरेटर को इधर हम हेड से जाहिर कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे एक ही ऑब्जर्वेबल है एस जी, तो वो भी उससे कॉरस्पॉन्डिंग भी ऑपरेटर जो है एस जी ऑपरेटर हो गया। अब आपको पता है कि एस जी ऑपरेटर जो है वो एस जी बेसिस में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एस जी ऑपरेटर इन इट्स ओन बेसिस, मीनिंग एस जी बेसिस में इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स स्पिन हाफ सिस्टम के लिए। और वो होता है ये एस जी ऑपरेटर जो है, ये आपको पता ही है, हम बहुत दफ़ा इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं, इज़ बेसिकली h बार बाई 2 1 0
0 -1, जो कि हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। h बार बाई 2 बार लग गया और आ गया, और ये एक्सप्रेशन इस तरह बन गया। अब इधर ख़ास चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो ये है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो एस जी ऑपरेटर के प्रोपोर्शनल है, यानी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑपरेटर जो है सिर्फ और सिर्फ एस जी है राइट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर प्रोपोर्शनल है एस जी ऑपरेटर के, कोई और ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा। इसलिए इस केस में तो काफ़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन हो गई कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो एस जी ऑपरेटर के साथ ट्रिवियली कम्यूट करता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एसेंशली एस जी ऑपरेटर ही है। इसमें अगर आप ये रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा एस जी, तो ये साफ ज़ाहिर है कि इसको हम लिख सकते हैं, साफ ज़ाहिर है कि इसको इस तरह लिख लें, साफ ज़ाहिर है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट जो है नंबर है तो इसको बाहर ले सकते हैं। तो एस जी ऑपरेटर ये जी है, एस सी, और ये हर ऑपरेटर अपने साथ तो कम्यूट करता है, तो ये ज़ीरो आ गया। दिस बेसिकली मीन्स कि द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कम्यूट्स with SC in this problem, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में हम लेते तो फिर वो उस कंपोनेंट के से कम्यूट करता है एंड सो फोर्थ। और अगर आप कोई ऐसी डायरेक्शन में ले लेते जिसमें SX मिसाल के तौर पर और Z कंपोनेंट या SY और SZ दोनों आ जाते, तो फिर आपके लिए थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि फिर आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आपस में कम्यूट नहीं करते, SX और SZ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो फिर आगे चल के हम देखेंगे कि उसमें हम किस तरह उसको हैंडल करना है, मगर यहाँ तो काफ़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन है। SZ ये हैमिल्टोनियन जो है SC के साथ कम्यूट करता है। कम्यूट करने से जो हमने पहले रिजल्ट हासिल किए हुए हैं उनको हम बाकायदा इधर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, और इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो SG की आइगन स्टेट्स हैं वही हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स भी। तो इसका मतलब है इसकी ये जो हैमिल्टोनियन दिया हुआ है इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर हम ये सॉल्व करने की कोशिश करें, ई को आइगन वेक्टर कहें हैमिल्टोनियन का, और यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, लेट्स जस्ट पुट एन हेयर, मुख्तलिफ एनर्जीज़ को लेबल करने के लिए। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है इस केस में, वरना जनरली तो हमें इसको डायगोनलाइज करना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। डायगोनलाइजेशन का मतलब ये आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ मालूम करनी पड़ेंगी। यहाँ बहुत बड़ी हमारे पास आसानी हो गई है, क्योंकि हैमिल्टोनियन SG ऑपरेटर साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब है दोनों ही कॉमन आइगन स्टेट्स हैं। SG के आइगन स्टेट्स हम पहले पिछले चैप्टर्स या पिछले लेक्चर्स में हम जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जो SG की आइगन स्टेट्स हैं वही हैमिल्टोनियन की भी आइगन स्टेट्स होंगी इस प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैमिल्टोनियन की दो आइगन स्टेट्स होंगी, हैमिल्टोनियन की दो आइगन स्टेट्स होंगी। और अगर हम अपनी नोटेशन वही इस्तेमाल करें SC वाली, तो बेसिकली आपके पास E प्लस होगी, और दूसरी जो है हेड्स नहीं लगा रहा है इसके ऊपर मगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और दूसरी आपके पास SG की दो आइगन स्टेट्स होती हैं ना, तो वही आइगन स्टेट्स जो हैं इस वक्त हैमिल्टोनियन की भी होंगी। अलबत्ता हैमिल्टोनियन की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं दीज आर आइगन वैल्यूज़, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, ठीक है। और इस केस में एनर्जी आइगन वैल्यूज़ डिटरमिन करना कोई इतना इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब प्लस स्टेट पे ऑपरेट करता है तो हमारा हैमिल्टोनियन क्या है इस केस के अंदर, वो है ओमेगा नॉट SG, यही है ना ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। और जब ये इस पे ऑपरेट करेगा ओमेगा नॉट वैसे आ जाएगा। SG जब प्लस पे ऑपरेट करता है तो ये इसकी क्योंकि आइगन स्टेट है तो ये वैल्यू दे देता है आपको h⁻/2 और यू गेट द स्टेट बैक, ठीक है। ठीक है,
तो अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप चेक भी कर सकते हैं कि इट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, बिकॉज एच बार की डायमेंशन एनर्जी इनटू टाइम होती हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम, तो ये एनर्जी की डायमेंशंस बन जाती। तो ई प्लस, हम ये नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस वाली स्टेट के साथ हम प्लस कह रहे हैं, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे ये जाहिर हो रहा है कि दिस इम्प्लाइज जो प्लस स्टेट जो है आइगन स्टेट हैमिल्टोनियन की, जो एस सी की भी आइगन स्टेट है, उसमें एनर्जी जो है, उस स्टेट की एनर्जी जो है वो, या समझ लें पार्टिकल जब उस स्टेट में है यानी इलेक्ट्रॉन स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी जो है वो एच बार इसको ओमेगा नॉट बाई 2। ठीक, सिमिलरली आप ये शो कर सकते हैं, इसको अगर एच हैमिल्टोनियन को इधर प्लस की बजाय माइनस पे ऑपरेट करें, तो आप ये शो कर सकते हैं कि माइनस स्टेट में जो एनर्जी है वो माइनस एच बार, एक माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा, साफ ज़ाहिर है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो आप करेंगे एस सी जब माइनस, इस एक्सप्रेशन में जब माइनस इधर रखेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास द आइगन स्टेट्स, इसको ब्लैक कर लेते हैं, द आइगन वेक्टर्स and eigenvalues of the Hamiltonian are E प्लस जो आइगन वेक्टर है, दिस इज एक्चुअली प्लस, जो एस सी की आइगन स्टेट है वही इसका आइगन वेक्टर है, और आइगन वैल्यू जो इससे कॉरस्पॉन्डिंग है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है, एक सेकेंड, अच्छा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो है ई प्लस, जो भी हमने ऊपर ड्राइव की है, वो एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2, एंड दूसरी जो आइगन वेक्टर है, एनर्जी आइगन वेक्टर या एनर्जी आइगन स्टेट जो है वो माइनस है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इज़ माइनस एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2. So that essentially solves our problem as far as the eigenvectors and eigenvalues of energy are concerned, how the Hamiltonian operator are concerned. ये आमतौर पे स्टेप हमें लेना पड़ता है, मगर इधर हमारे लिए बहुत मतलब है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, मुश्किल नहीं है मगर वो स्टेप हमें करना पड़ता है। जनरली जब आपको प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, यहाँ हमारे सामने आसानी ये हो गई है कि हैमिल्टोनियन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एस जी ऑपरेटर, और एस जी ऑपरेटर की आइगन स्टेट्स और आइगन वेक्टर्स हमने पहले मालूम किए हुए हैं, क्योंकि हैमिल्टोनियन एस जी के प्रोपोर्शनल है तो उससे कम्यूट करता है, तो उसी के आइगन वेक्टर्स और एस जी के आइगन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जब हमने इधर सॉल्व किया तो हमने एस जी के आइगन वैल्यू इक्वेशन को इस्तेमाल किया और वहाँ से हमने सब चीज़ें ड्राइव करी। अब ये दो स्टेट्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो दो, तो स्पिन हाफ सिस्टम है ना, तो इसमें दो एनर्जी स्टेट्स आ जाती हैं। तो इसमें जो इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्केल सेट कर रहे हैं वो ये फ्रीक्वेंसी कर रही है, और एनर्जी स्केल एसेंशली ये है द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट्स। ठीक, ई प्लस की एनर्जी हायर है, ई माइनस की एनर्जी लोअर है। सो लेट्स अब हमने टाइम एवोल्यूशन वाला सिचुएशन कर रहे थे, तो आपको याद होगा टाइम एवॉल्व स्टेट अगर हमने मालूम करनी है तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि हम जो है एनर्जी आइगन स्टेट्स मालूम करते हैं, और फिर जो भी हमें इनिशियल स्टेट्स दी हुई हों, यानी कि पहले हम हैमिल्टोनियन को डायगनाइज करते हैं, एनर्जी आइगन वेक्टर्स और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ डिटरमिन करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि जो भी हमें इनिशियल स्टेट दी गई हो जिसकी हम टाइम एवोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं, उसको एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सपेंड करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी आइगन बेसिस जो है बड़े कन्वीनियंट है। अगर हमने एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस कर लिया तो टाइम एवॉल्व स्टेट जो होगी उस वो बड़ी आसानी से लिखी जा सकती है, क्योंकि फेज फैक्टर्स आ जाते हैं
और वो हम डायरेक्टली स्टेट्स टाइम वॉल्ड स्टेट लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमने स्टेप कर लिया है कि यहाँ तो बड़ी आसानी से हैमिल्टोनियन डायगनाइज हो गया है, एनर्जी आइगन स्टेट वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई हैं। तो लेट्स डू एन एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल में हम इनिशियल स्टेट लेते हैं। लेट्स से वी टेक द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम जिसमें स्पिन अप है अलॉन्ग द जी एक्सिस। प्लस स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज what is the time evolved state। ठीक है ना, टाइम evolved state क्या है? टाइम के साथ evolved state यानी कि psi of t क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। ठीक है, ये स्टेट हमें गिवन है प्लस। तो psi of t जो है वो बड़ी आसानी से हम लिखी जा सकती है, क्योंकि ये है ही इस वक्त आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन, यानी कि एनर्जी आइगन स्टेट है। तो टाइम इवॉल्व्ड स्टेट लिखना जो हमारा दूसरा स्टेप था कि हमने कोई इनिशियल स्टेट गिवन हो और हम टाइम इवॉल्व्ड स्टेट मालूम करना चाहते हैं, तो उस इनिशियल स्टेट को हम एक्सप्रेस करेंगे एनर्जी आइगन स्टेट्स में। तो वो काम तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि प्लस स्टेट जो है इस प्रॉब्लम के अंदर वो एनर्जी की भी आइगन स्टेट है, तो एनर्जी बेसिस में ही लिखी हुई है। तो अब हम टाइम इवॉल्व्ड स्टेट लिखना है, तो ये इसके साथ एक फेस फैक्टर आ जाएगा, और वो फेस फैक्टर भी जो होगा उसमें एनर्जी जो आ रही होगी इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ये प्लस आ गया। ठीक है, और ये एनर्जी क्या है वे हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये इधर गिवन है। ठीक है, तो टाइम इवॉल्व्ड स्टेट हमने मालूम करी है। अब इसमें साफ ज़ाहिर है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट जो है एनर्जी आइगन स्टेट है, एनर्जी आइगन स्टेट होने की वजह से टाइम इवॉल्व्ड जो स्टेट बनेगी उसमें एक फेस फैक्टर आ रहा होगा। तो एसेंशली फिज़िकली अगर हम प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन कुछ भी मालूम करेंगे तो ये ओवरऑल फेज़ जो है ना कोई फ़िज़िकल इफेक्ट नहीं लाएगा। लेकिन चलें, हम अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रख लेते हैं कि हमारे पास अब टाइम इवॉल्व्ड स्टेट तो आ गई है, तो हम एक बुनियादी क्वेश्चन जो क्वांटम मैकेनिक्स का होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है of finding the system in a final state। So let's say the final state is also spin up state along the z axis। तो हम ये मालूम करना चाहेंगे what is the probability of finding the system। finding the system का मतलब है जब हम मेजरमेंट करें तो हमें ये मिले, और finding the system in plus state यानी spin up along the z axis at time t। तो ये सवाल का जवाब जो है हम बआसानी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्टेट जो है टाइम इवॉल्व्ड स्टेट मौजूद है। तो टाइम इवॉल्व्ड स्टेट का हम यानी इस स्टेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका प्रोजेक्शन हम ले लेंगे प्लस स्टेट के ऊपर, उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है। उसको अगर हम प्लस पी प्लस से ज़ाहिर करें तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ एवेल्यूएट करनी। ठीक, साइड टी जो है वह यहाँ हमें गिवन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। साई ऑफ टी में तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, माइनस आई ओमेगा नॉट टी ओवर 2 प्लस, ठीक है, सॉरी। तो ये हम इसको बाहर ले सकते हैं, एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, और यहाँ पे प्लस नंबर है ना इसलिए बाहर ले, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट या प्रोजेक्शन जो भी आप कहना चाहें। और ये क्योंकि नॉर्मलाइज स्टेट्स हैं ये 1 दे देती हैं। ये इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 1 दे देगा, तो रिज़ल्ट आपके पास 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि जैसा पहले कहा, क्योंकि प्लस स्टेट जो है वो आइगन स्टेट है एनर्जी की,
तो जब टाइम इवॉल्व होता है तो उसके साथ ये फेस फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये वाला, ये फेस फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो किसी फिज़िकल रिज़ल्ट को अफेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी थी वो ही बाद में भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इस प्रोबेबिलिटी इनिशियली ये प्लस स्टेट में था, तो वो लेटर ऑन इन टाइम प्लस स्टेट में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी सोच को आगे बढ़ाएं और हम देखना चाहते हैं कि किसी जनरल स्टेट में टाइम इवॉल्व स्टेट, किसी को जनरल इनिशियल स्टेट हमें दी गई हो स्पिन हाफ सिस्टम के लिए, उसकी टाइम इवॉल्व स्टेट हम कैसे मालूम करेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटीज़ वाले सवाल कैसे हम उनका कैसे जवाब हासिल करेंगे। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है जिसमें स्पिन जो है किसी जनरल या आर्बिट्री डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ये हमने जो है ये पहले भी मालूम कर लिया था। तो हम जो चीज़ ये टाइम इवॉल्व स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। कोई हमें इनिशियल स्टेट दी हुई होगी और सवाल जो है इस चीज़ से रिलेटेड होगा कि टाइम इवॉल्व स्टेट क्या है और टाइम इवॉल्व स्टेट में प्रोबेबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या है। जनरली हम इस तरह के सवालों के जवाब हमें चाहिए होते हैं। तो लेट्स से दैट इट इज़ इन सम आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर आपको याद हो ना तो हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया था, एस डॉट एन जो डायरेक्शन है आर्बिट्ररी वो बेसिकली एन यूनिट वेक्टर जो है स्पेसिफाई कर रहा है। एन जो है को फिर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस किया था यूनिट वेक्टर को, और एस के कंपोनेंट्स लिखे थे, आपको याद होगा। फिर हमने इस प्रॉब्लम को डायगोनलाइज किया था और हमने फिर डिटरमिन किया था कि स्पिन इन अ जनरल डायरेक्शन अगर हो किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में जो स्पेसिफाई होती है थीटा फाई से, पोलर एंड एजीम्यूथल एंगल से, तो उसके आइगन वेक्टर्स क्या है। आइगन वैल्यूज तो प्लस एंड माइनस एच बार बाई 2 ही थी, लेकिन आइगन वेक्टर्स क्या होंगे व्हेन यू लुक एट स्पिन कंपोनेंट्स अलोंग द दिस आर्बिट्री जनरल डायरेक्शन। अच्छा जी, एनीवे ये हमने पहले कर चुके हैं। तो जो इसके वो हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हमने पिछली दफ़ा मतलब पहले वाले लेक्चर्स में इस चीज़ को हमने देखा हुआ है। तो वो हमारे पास जो स्टेट है, तो ये आप पिछले चैप्टर्स में देख सकते हैं कि ये हमने किया था चैप्टर 2 में। और तो ये स्टेट कॉरस्पॉन्ड करिए स्पिन अप अलोंग दैट आर्बिट्री डायरेक्शन स्पेसिफाइड अबाउट द डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय एंगल थीटा एंड फाई। स्पिन अप प्लस जो आ रहा है स्पिन अप। अब आपने वैसे तो हम आमतौर पे कहते हैं ना कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग या जी एक्सिस के लॉन्ग स्पिन अप और स्पिन डाउन की हम बात कर रहे थे। अब हम किसी और डायरेक्शन की बात करें, कोई जनरल डायरेक्शन है, आर्बिट्री डायरेक्शन है जो कि थीटा और फाई से स्पेसिफाई हो रही है, और उसके लॉन्ग हम स्पिन अप और स्पिन डाउन की बात कर रहे हैं। तो ये स्पिन अप स्टेट है अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, और इसको जो है स्पिन अप अलॉन्ग द जी डायरेक्शन और स्पिन डाउन अलॉन्ग द जी डायरेक्शन की आइगन स्टेट्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है। प्लस और माइनस जो है ये एस जी की आइगन स्टेट्स है। आपको जस्ट रिमाइंड करना, एस जी आइगन स्टेट, एक ये आइगन स्टेट है एस जी की और एक ये आइगन स्टेट है। आपको पता है कि एस जी की आइगन स्टेट्स जो हैं ये कंप्लीट बेसिस फॉर्म करती हैं। इनकी टर्म्स में किसी भी जनरल स्पिन हाफ स्टेट को लिखा जा सकता है। तो ये हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमने पहले लिख चुका है। अब आपको ये भी पता है कि एस जी बेसिस में ये प्लस जो स्टेट है, अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये मैट्रिक्स बन जाता है कॉलम, और ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इस स्टेट को, इनिशियल स्टेट को एक्सप्रेस किया जा सकता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये हम रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं ना, क्योंकि कौन सी बेसिस चूज़ की है वो इम्पॉर्टेंट है।
अगर आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो ये हमने लिखा, तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ट्रिवियल सी बात है। जब हम इसको लिखेंगे 1 0 डालेंगे तो ऊपर वाले कंपोनेंट 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, इधर ऊपर वाले कंपोनेंट 0 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इसलिए इस तरीके से आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द टाइम इवॉल्व्ड स्टेट, व्हाट इज़ साई ऑफ टी। अब ये हमें पता है कि ये हमने, क्योंकि पहले हम ये काम मुश्किल काम कर चुके हैं कि हम जो है ये प्लस और माइनस की फॉर्म में की टर्म्स में हमने इस जनरल स्टेट को, प्लस स्टेट को इन जनरल डायरेक्शन हमने एक्सप्रेस कर चुके हैं। और अब इधर हमारी वाली प्रॉब्लम में एक जो है सिंप्लीफिकेशन ये है कि प्लस और माइनस स्टेट्स जो हैं, यानी ये प्लस और ये माइनस स्टेट्स हैमिल्टोनियन की भी आइगन स्टेट्स हैं, यानी एनर्जी आइगन स्टेट्स भी हैं। तो अब हमने हमारा पहला स्टेप जो होता है इसमें वो ये होता है कि जो इनिशियल स्टेट है उसको एनर्जी आइगन स्टेट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो वो इनिशियल स्टेट्स एनर्जी आइगन स्टेट्स की टर्म्स में इधर एक्सप्रेस हो गई हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो हम जब हम टाइम इवॉल्व्ड स्टेट मालूम करना चाहें तो बस हमें फेस फैक्टर्स इधर डालने हैं, तो वो हमें साई ऑफ टी मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी आसानी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ लें अच्छी तरह। तो हमने जब इसको लिखना है तो फेस फैक्टर हम डालना चाहें, चलें पहले उधर डाल देते हैं, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। साई ऑफ टी जो है वो कॉस थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस, यहाँ पे ये फेस फैक्टर आ जाएगा, प्लस वाली स्टेट के साथ प्लस वाली एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना, और माइनस वाली स्टेट के साथ माइनस वाली एनर्जी आ जाएगी। ये तो बहुत आसान सी बात होगी। ठीक है, और इसको भी अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो उसी तरह अगर हम लिखें तो हम जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया आपको, बिल्कुल वही स्टेप्स कर रहा हूँ। एस डी बेसिस में हम लिख रहे हैं इसको, इसलिए इधर ये डॉट में लगा देता हूँ कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी, मैट्रिक्स फॉर्म ये बन गई। एक्सपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट जो है उसमें ये ई प्लस टी ओवर एच बार आ जाएगा विथ कॉस थीटा बाई 2, और नीचे वाला जो है उसमें एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई माइनस टी ओवर एच बार साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी इधर एक्सपोनेंशियल आई 5 मैंने मिस कर दिया, एक्सपोनेंशियल आई 5 भी है। ठीक, इसको फिर हम जिस तरह पहले हमने ई प्लस और ई माइनस को इधर लिखा था एच बार ओमेगा नॉट की टर्म्स में, ओमेगा नॉट की टर्म्स में, तो हम दोबारा लिख लेते हैं, उससे थोड़ी सी ज़रा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, और तो हम उसको लिख सकते हैं, और उसको लिखें तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा नॉट टी बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा नॉट टी बाई 2 एक्सपोनेंशियल आई फाई साइन थीटा बाई 2। ठीक है जी, और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा नॉट टी बाई 2 कॉमन ले लें तो ऊपर वाले में ये आ जाएगा एक्सक्यूज़ मी, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं एस 5 प्लस ओमेगा नॉट टी साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये कॉमन ले लेंगे तो पूरे टर्म में ये आ जाएगा, इसमें आई ओमेगा नॉट टी बन जाएगा, तो वो इस एक्सपोनेंशियल के साथ दूसरे वाले के साथ आपने
कंबाइन कर दिए इन दोनों टर्म्स को। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक ओवरऑल फेज़ आ रहा है जो कि ओवरऑल फेज़ आ रहा है जो कि ये है। तो ये फेज़ जो है ना, आपको पता है ओवरऑल फेज़ तो कोई फिज़िकल इफेक्ट नहीं लाता, तो ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा। असल रोल जो है वो ये रिलेटिव फेज़ का है। इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के दरमियान एक फ़ेज़ का फ़र्क है जो ये फेज़ फैक्टर है, इसका रोल होगा। और हम अभी इसकी बात हम करते हैं। तो ओवरऑल फेज़ का कोई फ़र्क नहीं है, मगर इस फेज़ का जो है ना ये इम्पोर्टेंस है। तो हमें यही लग रहा है कि ये जो स्टेट है उस जो जब ये टाइम इवॉल्व जो स्टेट है, तो अब ये देख लें कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है ये साइड थी, इनिशियल स्टेट आपकी ये थी, ये वाली स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट थी मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसी बेसिस में। टाइम इवॉल्व स्टेट अब आपके पास ये है। तो इनको अगर आप कंपेयर करें तो एक तो ओवरऑल फेज़ फैक्टर है ये वाला, इट विल मेक नो डिफरेंस टू द फिज़िकल रिजल्ट्स। अलबत्ता इस फेज़ फैक्टर की इंपॉर्टेंस है, ये रिलेटिव फेज़ है ये वाला। और हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि एंगल थीटा जो है ना उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, यानी कि जो आपका पोलर एंगल है या ये वो एंगल जो कि जी एक्सिस के साथ बन रहा है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम एवोल्यूशन के दौरान। अलबत्ता जो फाई एंगल जो कि रोटेशन अबाउट द जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अब चेंज हो गया, वो फाई नहीं रहा बल्कि अब टाइम डिपेंडेंट एंगल हो गया, वो फाई प्लस ओमेगा नॉट टी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी स्टेट जो है वो जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन बाय ओमेगा नॉट। ठीक, तो इसका मतलब इसको आमतौर पर प्रिसेशन भी कहते हैं कि स्पिन प्रोसेस कर रही है। और आपको याद होगा जब हम ये कह रहे हैं कि जी एक्सिस के अबाउट ये प्रीसेस कर रही है या रोटेट कर रही है एट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा नॉट, तो इधर से इसका मतलब ये भी जहन में रखें कि ये जी एक्सिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने जी एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है, इसलिए वो एक ख़ास एक्सिस बन गया है। मैग्नेटिक फील्ड किसी और एक्सिस के अलॉन्ग हो तो उसके अबाउट ये जो है ना प्रीसेस करती है स्टेट। तो स्टेट जो है ये आपको बेहतर तौर पे कहना कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जो है ये रोटेट कर रही है या प्रीसेस कर रही है लट्टू की तरह। ठीक है ना, तो ये इसी मुमासलत जो है क्लासिकल सिस्टम विद एंगुलर मोमेंटम से काफ़ी है। इधर हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है क्लासिकल सिस्टम में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा मिसाल के तौर पर, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है क्लासिकल में भी। तो वो बेसिक जो है डायनेमिक्स वो सिमिलर। अब हम अगर ये पूछें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of finding the system in state plus at time t, तो वो हम उसका जवाब दे सकते हैं बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया था कि यही हमारे पास सवाल था कि हमने स्पेसिफाई प्लस किया था एट टाइम टी। अब हम ये इस वक्त भी हम पूरी प्लस स्टेट कर रहे हैं मगर हमारी टाइम इवॉल्व स्टेट फ़र्क है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट फ़र्क थी इस केस में। तो बेसिक जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो तो आपके पास एक्सप्रेशन तो सिमिलर है, सेम एक्सप्रेशन है, हर दफ़ा यही एक्सप्रेशन होगी, इसमें सिर्फ ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये फ़र्क हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल स्टेट, और ये फ़र्क हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी इन विच स्टेट, तो ये भी फ़र्क हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम ये लिखना चाहें तो क्योंकि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हो तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी वैलिड किया जा सकता है। 1 0 जो है जब हम ब्रा में लिखेंगे तो ये रो वेक्टर की बन जाएगा कॉलम की बजाय 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा -i ओमेगा नॉट t/2, ये हमारी वाली स्टेट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो लिखी हुई है ऊपर cos θ/2 एक्सपोनेंशियल i phi प्लस ओमेगा नॉट t sin θ/2।
एब्सोल्यूट स्क्वायर नहीं भूलना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई आउट करें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये एक रो है, दो कॉलम्स हैं, ये दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये बाहर लिया जा सकता है एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिकली एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा नॉट टी बाई टू एब्सोल्यूट स्क्वायर है, और अंदर आपके पास 1 0 मैट्रिक्स है, और ये मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा है कॉस थीटा बाई टू एक्सपोनेंशियल आई 5 प्लस ओमेगा नॉट टी साइन थीटा बाई टू, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर ले लें, ये तो 1 आ जाएगा। इस तरह कहा है, इसी वजह से कहा था थोड़ी देर पहले कि ओवरऑल फेज़ जो है वो कोई इफेक्ट नहीं लाएगा। तो ये आपके जब इनको मल्टीप्लाई करें, बेसिकली इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपको दे देगा एक्सपोनेंशियल, चलिए इसको आंसर ही लिख देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो ये कॉस स्क्वायर्ड थीटा बाई टू आ जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ कॉस वाला बच जाएगा, और उसका फिर एब्सोल्यूट स्क्वायर जब आप लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बन जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वंस अगेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक। मैंने पहले भी एक दफ़ा शुरू में पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया था कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी ऐसे ऑब्जर्वेबल की जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, तो उसकी आइगन स्टेट्स भी हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं, और वो भी फिर स्टेशनरी स्टेट्स हो जाती है, एनर्जी आइगन स्टेट्स हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी देन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो वो उसी की ये दोबारा से एक मिसाल आपको मिल रही है। मगर अगर आप ये क्वेश्चन करते कि अब अगर आप क्वेश्चन अपना चेंज कर लेते और ऐसे ऑब्जर्वेबल की बात करते जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, ज़हन में रखिए कि हैमिल्टोनियन जो हमारा इस सिस्टम का है वो ये है, हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो ये है, ये वाली एक्सप्रेशन है हैमिल्टोनियन की। इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूं ताकि ये आपके सामने आ जाए। ओ ये एस सी है, थोड़ा नीटली लिख लेते हैं, एस सी। तो ये बेसिकली हमारा हैमिल्टोनियन है, दिस इज़ आवर हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन एसेंशली एस जी ऑपरेटर। तो हमें अगर हम ऐसे ऑब्जर्वेबल की बात करें कि जो कि एस जी ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं करता, तो ये वो ऑब्जर्वेबल होगा जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता। तो उस ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट या प्रोबेबिलिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो, क्योंकि वो शेयर नहीं करता वो ऑब्जर्वेबल हैमिल्टोनियन के साथ आइगन स्टेट्स, तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसको बड़े आसानी से इस तरह का सवाल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी of finding the system in state। अब एस एक्स जो है वह हमें पता है कि एस सी से कम्यूट नहीं करता, वाई भी नहीं करता, उनमें को लिया जा सकता था, तो हम ये कर लेते हैं। और उसको ये भी कह सकते हैं, इसको दूसरे लफ्ज़ों में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करें और मेजरमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पिन अप अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। प्लस एक्स स्टेट तो यही चीज़ें करती है ना, अगर सिस्टम प्लस एक्स स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम मेजरमेंट में, अगर वो स्टेट में सिस्टम है तो मेजरमेंट में हमें वैल्यू जो मिलेगी वो स्पिन अप अलोंग द एक्स एक्सिस मिलेगी। तो वो एक ही बात है, अगर हम इस तरह कहें या उस तरह कहें, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अगर प्लस एक्स की प्रोबेबिलिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं, तरीक़ेकार वही है। अब आपका जो है जो ब्रा है वो बदल गई, जो ब्रा है अब आपकी बदल गई, उसमें इधर एक्स भी आ गया,
साई ऑफ टी, तो आपकी टाइम इवॉल्व स्टेट वही हम ले रहे हैं अभी, वो इनिशियल स्टेट वही, उसी से टाइम इवॉल्व हुई, और अलबत्ता हम जो फाइनल स्टेट है उसको हमने तब्दील कर दिया। जो फाइनल स्टेट है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइनल स्टेट अब ये होगी, पहले प्लस स्टेट थी, प्लस एक्स स्टेट। तो ये सारा कुछ अगर आपने करना है तो दिस नॉट टू डिफ़िकल्ट। हमें ये भी पता है कि प्लस एक्स स्टेट जो है, साई टी जो स्टेट है टाइम इवॉल्व स्टेट, उसको हमने एस जी बेसिस में लिखा हुआ। ये सारा कुछ जो है ना, देखिए यहाँ से हमने स्पेसिफाई कर दिया था एस जी बेसिस, जब हमने 1001 लिखा था। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म स्टेट की है, ये वाली जो मैट्रिक्स फॉर्म है स्टेट की, ये जो है ये टाइम इवॉल्व जो स्टेट है वो एस जी बेसिस में है। तो हमने बेसिस जो है ना स्पेसिफाई कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये स्टेट्स जो हैं अगर हम लिखना चाहें तो या तो इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन चाहें तो इस्तेमाल कर लें, और फिर आप प्लस एक्स स्टेट जो है उसको प्लस और माइनस की टर्म में इस्तेमाल करके फिर इनर एक्सप्रेस करके फिर इनर प्रोडक्ट डिटर्मिन कर लें, या अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म्स इस्तेमाल कर लें। तो मैट्रिक्स फॉर्म अगर आपने इस्तेमाल करी, दोनों को फिर एक ही बेसिस में रखना है। अब हमने क्योंकि एस जी का बेसिस चूज़ किया हुआ है, प्लस और माइनस वाला बेसिस, तो प्लस एक्स स्टेट जो है उसको भी उसी बेसिस में लिखना है। तो उस बेसिस में अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म याद है, पिछली दफ़ा हमने लेक्चर्स में किया हुआ है, तो ये जो बेसिस प्लस एस जी बेसिस में अगर प्लस एक्स स्टेट को लिखा जाए तो ये 1 कॉलम वेक्टर बनता है, मगर क्योंकि ये ब्रा है तो ये रो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो टाइम इवॉल्व स्टेट है वो ये है। ठीक, और ये आपके पास, इसको वैल्यूएट करें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। बाकी वाले स्टेप्स जो इनको मैं इतना छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, और आप देखेंगे कि रिज़ल्ट जो आपके पास आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ 5 प्लस ओमेगा नॉट टी। सो यहाँ इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज़ टाइम डिपेंडेंट। देखिए ना राइट हैंड साइड पर आपको ये एक्सप्रेसिव टाइम डिपेंडेंस नज़र आ रही। अब ऐसे उसकी वजह क्या है कि एस एक्स एच ये दोनों ऑपरेटर जो हैं डू नॉट कम्यूट। जिसका मतलब ये है कि एस एक्स की जो आइगन स्टेट्स हैं, दीज आर नॉट एनर्जी आइगन स्टेट्स, इन अदर वर्ड्स दीज आर नॉट स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम के अंदर एस एक्स आइगन स्टेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आर नॉट एनर्जी आइगन स्टेट्स, जबकि एस जी की हैं। मगर ये इसकी एस एक्स किस लिए नहीं है, क्योंकि एस जी के साथ कम्यूट नहीं करता, और इसमें हैमिल्टोनियन एसेंशली इज प्रोपोर्शनल टू द एस जी ऑपरेटर। आइगन स्टेट्स आर नॉट स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स वो हैं जिनमें प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह टाइम इंडिपेंडेंट निकल आती हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये ऐसे आइगन स्टेट्स हमने एक्सप्लिसिटली देखा, इनमें प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है इन होने की वो टाइम पे डिपेंड करती है, आर नॉट स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ गई। और इसी तरह अगर हम ये स्पिन प्रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स की स्पिन प्रिसेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये स्पिन जो है अगर हम किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है स्पिन को, और तो हम देखते हैं कि स्पिन की जो आइगन स्टेट्स हैं वो प्रिसेस करती हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए स्पिन प्रिसेशन की बात करें, उसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए
हम एस जी ऑपरेटर्स की एक्सपेक्टेशन डिटर्मिन करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की और देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं इन द टाइम इवॉल्व्ड स्टेट, यानी कि ये हम मालूम करते हैं। ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन है एस जी की इन दी स्टेट्स, द टाइम इवॉल्व्ड स्टेट। तो हम स्पिन कंपोनेंट्स की वो मालूम करेंगे। ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है मालूम करना, क्योंकि टाइम इवॉल्व्ड स्टेट भी हमारे पास मौजूद है एस जी बेसिस में, और एस जी ऑपरेटर भी हमारे पास मौजूद है एस जी बेसिस में। तो हमने बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि हमने बेसिकली एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा नॉट टी बाई 2, ये मैं एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ साई ऑफ टी ब्रा में जो है, ये जो चीज़ मैंने लिखी ना अभी, ये है आपका साई ऑफ टी, ये वाला पार्ट, ये वाला जो है ना, ये जो ब्रा है ना, इसको मैंने इधर लिखा। अब मैं आगे चाहिए मुझे एस जी ऑपरेटर। एस जी ऑपरेटर भी मुझे पता है कि ये एच बार बाई 2 अगर बाहर लिख लूँ 1 0 0 -1 है, ये आपका एस जी आ गया, ये सब ये हो गया। अब उसके बाद हमने मैट्रिक्स लिखना है जो कि रो वेक्टर है साई ऑफ टी, जो भी हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं इधर। बेसिकली ये लिखना है इसको, और फिर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस आई ओमेगा नॉट टी बाई 2। अब देखें ना, ये स्पिन हाफ सिस्टम्स की खूबी ये है कि आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपके सामने वाजे होते चले जाते हैं, और मैथमेटिक्स भी जो है वो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशली आपके पास ये जो है ये 2 बाई 2 मैट्रिसेस हैं जिनको आप आसानी से एवेल्यूएट कर सकते हैं। इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफ़ी आसान है। तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास साई ऑफ टी आ गया। तो ये तीनों हिस्से जो थे, यानी ये वाली स्टेट एस सी ऑपरेटर और ये ब्रा स्टेट, कैट स्टेट, ब्रा स्टेट और एस सी ऑपरेटर, तीनों हमारे पास आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आई जस्ट राइट डाउन द रिजल्ट, टाइम की कमी की वजह से एच बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब ये जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। सो द कंपोनेंट अलोंग द जी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रहा, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अलबत्ता अगर हम एस वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करें, इसी तरह यहाँ पे इधर एस जी आ रहा था, यहाँ पे एस वाई डाल दें और एस जी बेसिस के अंदर ही एस वाई की एक्सप्रेशन भी हम पहले लिख चुके हैं, देख चुके हैं। तो आप देखेंगे एस वाई की जो एक्सपेक्टेशन है वो आ जाती है एच बार बाई 2 साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा साइन, ये अब आप मिसिंग स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे ये टाइम डिपेंडेंट है, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि वो टाइम डिपेंडेंस आ जाती है प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह में, अगर ऐसे ऑब्जर्वेबल की बात करें जो कि हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता। इसी तरह एस एक्स ही करेंगे तो उसमें भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टाइम डिपेंडेंस होगी एक्सपेक्टेशन में, और वाकई ही एस एक्स की कैलकुलेशन आप करें तो उसमें भी टाइम डिपेंडेंस जो है आपके सामने आ जाती है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप खुद से बैठ के कर सकते हैं, कोई मुश्किल हो तो फिर हम डिस्कस भी इनको कर सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल को इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ ये शो कर रही है कि ये जो है स्पिन जो है वो प्रोसेस करती है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास ये जी एक्सिस है जिसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसी एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और इसी तरह आपके कोई वाई एक्सिस है। तो ये जो है बेसिकली अगर आपने या इसको बेहतर इस तरीके से करना है,
एक्सिस है और इनसाइड द प्लेन जो है वो वाई एक्सिस है। तो ये जो है आप इनिशियल स्टेट अगर आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर एस एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो ये थी, तो फिर ये प्रोसेस होकर ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस कर रहा है और ये जो प्रोसेशन की फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा नॉट है और जो एंगल चेंज हो रहा है वो ओमेगा नॉट टी हो रहा है इन टाइम। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि ये रोटेट कर रहा है अराउंड द जी एक्सिस। जी एक्सिस इसलिए स्पेशल है क्योंकि जी एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जी एक्सिस स्पेशल हो गया और इसके इर्द जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा तो ये प्रोसेस करना शुरू होगा। अगर आप क्लासिकली देखें ना एक लट्टू हो तो उसकी बिहेवियर भी बड़ी सिमिलर है कि उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है और वो जो है रोटेट कर रहा होता है, उस पर एक टॉर्क एक्ट कर रहा होता है और वो भी इसी तरीके से प्रोसेस करता है। तो क्लासिकल अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है विद एन एंगुलर मोमेंटम, इट आल्सो फॉलोज द सेम प्रिंसिपल और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ भी उसी तरीके से क्लासिकल टाइप बिहेवियर शो करती हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये एक जनरल रिजल्ट है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स शो क्लासिकल बिहेवियर। तो क्लासिकल बिहेवियर जो है ना एवरेज आप ले रहे हैं ना एक्सपेक्टेशन में, तो एवरेज बिहेवियर जो है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं क्लासिकल होती है। तो इस प्रिंसिपल को सबसे पहले एक फेमस फिजिसिस्ट था, आज से 100 साल पहले की बात है, एरनफेस्ट। एरनफेस्ट ने जो है सबसे पहले इस चीज़ को हमारे सामने लाया और इसको एरनफेस्ट थ्योरम भी कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो जनरल रिजल्ट्स होते हैं ना इस तरह के, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओबे क्लासिकल लॉज यानी क्लासिकल बिहेवियर शो करते हैं। तो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल कि अगर आप क्लासिकल बिहेवियर देखना चाहते हैं समझने के लिए या स्टडी करने के लिए, तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेबल्स को स्टडी करें तो आप यू विल फाइंड दैट दे शो क्लासिकल बिहेवियर। तो आज हम इधर रोकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह